हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। तो प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को। अगर हम बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस चैप्टर का जो वेटेज है वैसे तो कम मार्क्स है, 3 to 4 मार्क्स का ये आता है, लेकिन ये चैप्टर बहुत ही बहुत छोटे चैप्टर में आता है। बहुत लिमिटेड चीज़ें इसमें हैं। अगर आप देखोगे तो आपको सिर्फ गिनी चुनी चीज़ें नजर आएंगी। सबसे पहले आपको डिस्प्लेसमेंट करंट, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, और आपको देखो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, आपको जितनी भी वेव्स हैं उनकी फ्रिक्वेंसीज को, उनकी जब मैंने आपको एक चार्ट सा बना के दे दिया है, आप जब भी चैप्टर करें, इतने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस कर रहे हैं, पहले आप इसको एक बार देख लें कि भाई जो वेव्स हैं उनकी आपके पास वेवलेंथ, उनकी फ्रिक्वेंसी, कौन प्रोड्यूस कर रहा है और क्या क्या इनके यूजेस हैं। अगर आपने इतना पढ़ लिया तो इस चैप्टर के क्वेश्चंस को आप कर सकते हो। और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस किए हैं तो आप अगले क्वेश्चंस को कर सकते हो, कि लिमिटेड क्वेश्चंस हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है बच्चों, तो चलो शुरू करते हैं अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन से। डिस्प्लेसमेंट करंट एग्जिस्ट ओनली। देखो बच्चों, दो तरह की करंट आपने सुनी होगी। एक होती है कंडक्शन करंट और एक आपकी होती है क्या, डिस्प्लेसमेंट करंट। देखो डिस्प्लेसमेंट करंट वहीं आपको मिल सकती है जहां पर आपको वेरिंग या चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिले। जहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज या इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंजेस विद टाइम होंगे प्यारे बच्चों, वहीं पर आपको क्या मिलेगी, डिस्प्लेसमेंट करंट मिलेगी। या आप ये भी कह सकते हैं कि अगर आपके पास कोई कंडक्टिंग मीडियम है तो कंडक्टिंग मीडियम में मिल तो दोनों जाती हैं, आपके पास कंडक्शन भी डीसप्लेसमेंट भी, लेकिन जो डोमिनेटिंग है वो आपकी हमेशा प्यारे बच्चों कंडक्शन होगी। लेकिन जो इंसुलेटिंग मीडियम है वहां पर आपकी डिस्प्लेसमेंट करंट डोमिनेट होती है। तो क्या बात समझे मेरी, कि भाई डिस्प्लेसमेंट करंट सिर्फ आपको वहीं मिलेगी जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज होता है टाइम के रेस्पेक्ट में। तो हम कह सकते हैं एग्जिस्ट ओनली व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंजिंग, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा। तो पहला ऑप्शन सही है। तो इससे आप क्या सीखे कि डिस्प्लेसमेंट करंट, आप लिख सकते हो एक लाइन कि डिस्प्लेसमेंट करंट एग्जिस्ट, डिस्प्लेसमेंट करंट एग्जिस्ट ओनली व्हेन, ओनली व्हेन ओनली व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड, ओनली व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, आप कह सकते हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंजेस विद टाइम। ठीक है, जहां भी चेंज होगा वहीं पर आपको मिल सकती है। इतनी बात समझ में आ गई कि अभी बस हमें यह समझा है कि डिस्प्लेसमेंट करंट आपको उसी रीजन में मिलेगी जहां पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड या फ्लक्स चेंज होगा टाइम के रेस्पेक्ट में, वहीं पर आपको डिस्प्लेसमेंट करंट मिलेगी। ये बात समझ में आ गई पक्का। चलो भाई, क्या हाउ इज द डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखो बच्चों, अगर आपके पास देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, उसके बीच में आप कोई भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख देते हो। ठीक है, अगर मैं इसको किसी बैटरी के थ्रू कनेक्ट कर दूं, किसी भी बैटरी के थ्रू इसे अगर आप कनेक्ट कर रहे हैं, कोई पोटेंशियल आप अप्लाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, ऐसा करने पर प्यारे बच्चों होता क्या है कि जो इसकी प्लेट्स हैं उन पर चार्ज की वैल्यू बदलती है। चार्ज चेंज होगा तो सिंपल सी बात है, चार्ज के बदलने पर इलेक्ट्रिक फील्ड में भी चेंजेस होंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज ही आपको बच्चों क्या प्रोड्यूस कर रहा होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है ना, इतनी तो कोई दिक्कत नहीं है। जो उसके पास डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, इस प्लेट्स के बीच में जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है उसमें आपको पोलराइजेशन, और पोलराइजेशन की वजह से बच्चों आपको डिस्प्लेसमेंट करंट मिलेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई डिस्प्लेसमेंट करंट इज प्रोड्यूस्ड बाय, डिस्प्लेसमेंट करंट इज प्रोड्यूस। बात तो समझ में आ गई कि कैसे हो रही है, कि उसके बीच में ये जो चार्ज है यहाँ पर, उस चार्ज में चेंजेस होते हैं। चार्ज में चेंजेस आपको क्या दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंजेस दे रहे हैं, और वही इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज आपको डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफर कर रहा। तो आप कह पा रहे हो कि डिस्प्लेसमेंट करंट इज प्रोड्यूस्ड बाय the time by the time varying electric field, across the dielectric medium, across the dielectric medium
dielectric medium between capacitor plates leads to polarization एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्जेस। क्लियर है इतनी बात तो समझ में आ गई कि भाई क्यों हो रही है और कहाँ हो रही है। दो चीज़ हम जब समझ गए हैं किसके बारे में, डिस्प्लेसमेंट करंट, कि डिस्प्लेसमेंट करंट उस रीजन में होती है, एक इंसुलेटिंग मीडियम में होती है जहां पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंजेस की वजह से आपको प्यारे बच्चों डिस्प्लेसमेंट करंट दिखती है। क्लियर है इतनी बात की कह सकते हैं ना डिस्प्लेसमेंट करंट, एक छोटी सी लाइन लिख लेना चाहो तो आप कि डिस्प्लेसमेंट करंट इज दैट करंट विच अपीयर इन द रीजन इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंजिंग विद टाइम। क्लियर इतनी बात, पक्का। चलो भाई, कह रहा था चार्जिंग करंट फॉर कैपेसिटर इज इतना, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। देखो एक चीज का ध्यान रखना, दोनों होती इक्वल ही है, ठीक है ना भाई। डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट दोनों सेम होती हैं, तो अगर डिस्प्लेसमेंट करंट भी कितनी होगी 0.25 ही होगी, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हो सिंपल कि डिस्प्लेसमेंट, क्या लिख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट करंट आपके पास कितनी हो गई, तो सिंपल डिस्प्लेसमेंट करंट होगी 0.25। डिस्प्लेसमेंट करंट इज 0.25 एम्पियर। सही है इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं है। जो चार्जिंग करंट होती है वही आपकी डिस्प्लेसमेंट करंट है। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं, पक्का। चलो भाई देखते हैं अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट करंट, अभी मैंने बताया। हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम ए कंडक्शन करंट। देखो जो कंडक्शन करंट है वो किसकी वजह से आ रही है, वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से आती है, ठीक है। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन अगर यूनिफॉर्म रेट से ट्रेवल करते हैं तो उसकी वजह से कंडक्शन करंट आती है। इसको आप चाहो तो लिख सकते हो एक लाइन, फिर मैं डिस्प्लेसमेंट करंट को आपको बताता हूं। तो कंडक्शन करंट क्या है, तो भैया कंडक्शन करंट किसकी वजह से आ रही, चलो पहले ये बताओ। तो ये कंडक्शन करंट होती है ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। ये किसकी वजह से है, ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है इतनी बात, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे एंड इलेक्ट्रॉन्स फ्लो एट यूनिफॉर्म रेट, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो एट यूनिफॉर्म रेट, ठीक है ना। एक यूनिफॉर्म रेट से आपके कौन फ्लो हो रहे हैं, ये। जबकि डिस्प्लेसमेंट करंट जो आ रही है वो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से आ रही है, जहां पर स्टडी कंडक्शंस नहीं होता, वहां कोई स्टडी कंडक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। तो हम ये कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट करंट इज दैट करंट which appears in the region in which electric field is changing with time। क्लियर है इतनी बात की, ये बात तो समझ में आ गई ना कि डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है, उस रीजन में नजर आ रही है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है टाइम के साथ, ठीक है इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो कंडक्शन करंट किसकी वजह से, ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक यूनिफॉर्म रेट से होगा। और डिस्प्लेसमेंट करंट उस रीजन में जहां पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है विद टाइम। सारी बातें क्लियर हैं, पक्का। देखो देख लो तभी हम आगे बढ़ेंगे। अभी तक आपको तीन बात समझ में आ गई कि डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है, कंडक्शन करंट क्या है और डिस्प्लेसमेंट करंट कहां मिलती है। क्लियर बात, बढ़े आगे। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, एक बार देखते हैं। कह रहा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ प्लेट एरिया ए, each end separation D is being charged by AC source so that the displacement current inside the capacitor is same as the current charging the capacitor। देखो बच्चों, जो आपकी कैपेसिटर है, अगर आइडियल कैपेसिटर की मैं बात करता हूँ, तो आइडियल कैपेसिटर में अगर हम डीसी बैटरी लगाते हैं तो उसमें कोई करंट फ्लो नहीं होती। क्यों नहीं होती, देखो आपने एसी चैप्टर में पढ़ा था कि XC इज इक्वल टू होता है 1/2πfc होता है। तो डीसी के लिए फ्रिक्वेंसी की वैल्यू 0 है, तो उसके लिए जो रेजिस्टेंस होगा वो एक इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, जिसकी वजह से उसमें डीसी फ्लो नहीं होती। तो हम एसी ही जोड़ते हैं, ठीक है ना। तो अगर
तो एक लाइन चाहो तो आप लिख लेना कि व्हेन एन आइडियल कैपेसिटर व्हेन एन आइडियल कैपेसिटर when an ideal capacitor is charged by a DC battery no current flows as capacitor offers infinite resistance। क्लियर है? कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है? तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करता है, ठीक है ना। और जो आपकी एसी होती है उसके लिए फाइनाइट रेजिस्टेंस देता है, whereas since a capacitor offer finite resistance, ठीक है। इतनी बात क्या दे रहा है? फाइनाइट रेजिस्टेंस टू एसी। और जो करंट की वैल्यू है वो आपकी होती है प्यारे बच्चों dQ/dt। हाँ या ना? भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ही तो है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ही तो आपके पास करंट है, ठीक है ना। इतनी बात। अब देखो आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट करंट है, अगर मैं उसकी बात करूं, डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला आपके लिए था एप्सिलॉन नॉट d∅/dt, यही तो था, हाँ या ना। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है बताओ? तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा होता है चार्ज अपॉन एरिया। फ्लक्स कितना होता है प्यारे बच्चे? तो फ्लक्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, यानी Q/A एप्सिलॉन नॉट इनटू A। तो आपके पास आ गया Q/एप्सिलॉन नॉट। तो जो डिस्प्लेसमेंट करंट है प्यारे बच्चों वो आ गई एप्सिलॉन नॉट d/dt, यानी कि Q/एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट गया तो क्या आ गया? dQ/dt। यही तो आपकी क्या है? कंडक्शन करंट है। तो बात क्लियर हो गई कि भाई आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट करंट होती है कैपेसिटर में वो सेम होती है करंट चार्जिंग द कैपेसिटर। इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पक्का। देख लो आगे बढ़ रहे हैं। How does Ampere-Maxwell law explain the flow of current through a capacitor when it is being charged by a battery? Write the expression for the displacement current in terms of rate of change of electric flux। देखो बच्चों, हमारे पास जो एम्पियर सर्किटल लॉ है, ठीक है ना। एम्पियर सर्किटल लॉ में आपने क्या देखा था बताओ ध्यान से। भाई एम्पियर सर्किटल लॉ आपका ये कहता था कि आपके पास जो भी, मैं कह सकता हूँ ना कि लाइन इंटीग्रल ऑफ टोटल मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट। यही आपका क्या कहता था? मैक्सवेल, ठीक है ना। लेकिन इसमें कुछ इनकंसिस्टेंसी आ गई थी। देखो मैं आपको समझाता हूँ इनकंसिस्टेंसी कैसे इनकंसिस्टेंसी आई। आप ऐसा समझो, देखो समझने के लिए आप देखो, ये तो आपके पास तो क्लियर है ना इतनी बात, तो इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। किसमें? एम्पियर सर्किटल लॉ में, जो आपने पीछे चैप्टर में आप पढ़ के आए हो तो देखो आप बता दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। चलो भाई अब मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। आप ऐसा समझो इनकंसिस्टेंसी के लिए कि आपने ये 2 प्लेट ले ली है कैपेसिटर की, ये 2 प्लेट, ठीक है ना। और इसको आपने कनेक्ट कर दिया है एक सोर्स से, ठीक है। इतनी बात, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सोर्स से कनेक्ट कर दिया। अगर मैं एक लूप यहां पर ले लेता हूं, ये एक लूप ले लिया, ठीक है, ये, और एक आपका यहां पर इस तरह से, ये आपके पास, ठीक है। इतनी बात, ये 2 लूप मैंने कंसीडर कर लिए हैं। एक आपका हो गया S1 लूप, और प्यारे बच्चों एक मैंने ले लिया है S2 लूप। करंट यहां से आपकी आई फ्लो हो रही है। अगर मैं फॉर सरफेस, ये तो बात तो क्लियर है ना, मैं या बताऊं एम्पियर सर्किटल लॉ, चलो बता देता हूं मैं कि लाइन इंटीग्रल ऑफ, लिख देता हूं याद भी आ जाएगा आपको, कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज लूप, अराउंड एनी क्लोज्ड लूप is equal to mu naught times
म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट। क्लियर है बात इतनी? म्यू नॉट टाइम्स टू म्यू नॉट टाइम्स, चलो भाई इसको थोड़ा सा, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट। चलो भाई ये आपके पास होता है कि V डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ठीक है, इतनी बात ये आप याद रखोगे। अब अगर मैं सरफेस S1 की बात कर रहा हूं, देखो ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से, फॉर सरफेस S1 की बात करता हूं तो भैया B डॉट डी एल जो होगा वो आपका म्यू नॉट आई होगा। लेकिन अगर मैं सरफेस S2 की बात करूं तो उसमें तो कोई, आपको किसकी बात कर रहा हूं, फॉर सरफेस S2। तो अगर आप ध्यान से देखो, सरफेस S2 में आपको कोई करंट नजर आ रही है, इसमें इस वाले में कोई करंट आपको दिख रही है, इसमें नहीं। तो इसमें जब करंट नहीं है तो मैं क्या कहूंगा कि भैया B डॉट डी एल इज इक्वल टू जीरो। ठीक है ना भाई? तो ये जो आपके पास एक इनकंसिस्टेंसी आ गई कि भाई सरफेस S1 और S2 आपके एक ही लूप के हैं, S1 में तो आपको अप्लाई हो रहा है एम्पीयर सर्किटल लॉ, लेकिन S2 में नहीं हो रहा। ठीक है ना? तो बाद में एक करंट बताई गई, क्या बताया गया कि भाई एक ऐसा रीजन जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड या फ्लक्स में चेंजेस हो रहे हैं, वहां पर एक दूसरी करंट आपको दिखती है जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट करंट। होती इक्वल वो कंडक्शन करंट के ही है, ठीक है ना, होती इक्वल टू कंडक्शन करंट ही है आपके पास। तो भाई आपके पास अब क्या होगा, अगर इसको हम क्या नाम जनरलाइज फॉर्म में लिखें तो अब जो आ जाएगा इसकी जनरलाइज फॉर्म हो जाएगी प्यारे बच्चों कि बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई प्लस आई डी, ये हो जाएगी। ये इसकी जनरलाइज फॉर्म या आप मॉडिफाइड फॉर्म बोल सकते हो। बात क्लियर है? पक्का? देख लो, अगर कोई भी कैपेसिटर चार्ज हो रहा है किसी बैटरी से तो उसके इनसाइड जो होती है कोई कंडक्शन करंट नहीं होती, केवल डिस्प्लेसमेंट करंट होती है। क्लियर है इतनी बात? चलो भाई, और क्या पूछा गया था कि राइट द एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट करंट। तो देखो डिस्प्लेसमेंट करंट का जो एक्सप्रेशन है वो होता है एप्सिलॉन नॉट डी फाई ओवर डी टी। ये आपके पास इसका एक्सप्रेशन होता है। ठीक है ना? ये दोनों चीजें याद रखोगे। पक्का? बढ़ें आगे। चलो भाई देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है व्हाई डज करंट इन स्टडी स्टेट नॉट फ्लो इन कैपेसिटर अक्रॉस ए बैटरी, हाउएवर मोमेंटरी करंट डज फ्लो ड्यूरिंग चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर। देखो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि अगर आप, उसने बोला ना कि व्हाई डज करंट इन स्टडी स्टेट नॉट फ्लो, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कोई हम एसी वोल्टेज अप्लाइड नहीं कर रहे हैं, अगर मैं डीसी अप्लाई करता हूं तो वो उसको इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करता है। ठीक है, लेकिन जब हम कैपेसिटर को चार्ज या डिस्चार्ज करते हैं तभी मोमेंटली आपको करंट मिलती है। ध्यान रखना बात, क्योंकि एकदम से चेंज करते हैं तो उसके बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा या फ्लक्स में चेंजेस होंगे। तो आप कह सकते हो कि भाई व्हेन ए कैपेसिटर इज चार्जिंग, जब एक कैपेसिटर को हम चार्ज कर रहे हैं, कैपेसिटर इज चार्जिंग, करंट फ्लो करंट फ्लो टूवर्ड्स करंट फ्लो टूवर्ड्स द करंट फ्लो टूवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट। क्लियर है इतनी बात? करंट फ्लो द पॉजिटिव प्लेट। ठीक है, चलो भाई इतनी बात समझ में आ गई। एंड अवे फ्रॉम द नेगेटिव प्लेट, एंड अवे फ्रॉम द नेगेटिव प्लेट, जैसे ही हम क्या करते हैं उसको चार्ज करते हैं तब की बात हो रही है। ठीक, और जब हम इसको डिस्चार्ज करेंगे, व्हेन कैपेसिटर इज डिस्चार्जिंग, जैसे ही आप कैपेसिटर को डिस्चार्ज करोगे तब भी आपको करंट मिलेगी। व्हेन कैपेसिटर इज डिस्चार्जिंग, व्हेन कैपेसिटर इज डिस्चार्जिंग, करंट फ्लो अवे फ्रॉम द पॉजिटिव प्लेट, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव प्लेट। क्लियर है इतनी बात? ऐसा क्यों है? देखो, जैसे ही आप उसको डिस्चार्ज या चार्ज करते हो तभी आपको मोमेंटली करंट मिलती है। ठीक है ना? एंड टूवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। क्लियर है बात इतनी? चलो भाई अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है राइट मैक्सवेल जनरलाइजेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ सो दैट द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ए कैपेसिटर द करंट प्रोड्यूस विद इन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है बच्चों, ओके,
करते हैं इसको। देखो बच्चों क्या है ये कि आपके एंड ठीक है, बाकी सब तो वही है, कोई दिक्कत नहीं है। जनरलाइज फॉर्म अगर सबसे पहले लिखें तो जनरलाइज फॉर्म क्या है, v डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई प्लस आई डी। ये आपके पास है, जहां पर आई आपकी कंडक्शन और आई डी आपकी डिस्प्लेसमेंट करंट है। ठीक है, तो अगर मैं द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग द कैपेसिटर लेता हूं तब ध्यान रखना, एक मैंने क्या नाम, एक कैपेसिटर ले लिया जिसको मैं चार्ज कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, चार्जिंग कर रहा हूं, तब उसके बीच का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो चेंज होगा या नहीं होगा, ये बताओ। बिल्कुल होगा। ठीक है ना। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि जो पोटेंशियल अप्लाइड किया, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, B इज इक्वल टू ई डी पढ़ा था, और Q इज इक्वल टू क्या होता है, सी बी। तो आप लिख सकते हैं C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A ओवर D, और B की जगह प्यारे बच्चों लिख सकते हो ई डी। तो आपके पास आ गया Q इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A इंटू डी। करंट आपके पास क्या होती है बच्चों, तो डी क्यू ओवर डी टी आप लिख सकते हो। तो देखो आपके पास क्या आया, एप्सिलॉन नॉट ई इंटू ए, और ई इंटू ए प्यारे बच्चों क्या होता है, फ्लक्स। तो आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट करंट का एक्सप्रेशन आ गया वो ये आ गया। क्लियर है इतनी बात, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ओवर डी टी। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। देखो आसान सी चीज़ है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, पक्का। देखो हो तो आप बता दो, वरना तो कोई दिक्कत नहीं भैया, बढ़ते हैं आगे। ठीक है ना। चलो, राइट द एक्सप्रेशन फॉर द जनरलाइज फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एंड डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस एंड डिस्क्राइब ब्रीफली हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट इज एक्सप्लेन थ्रू चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर इन इलेक्ट्रिक सर्किट। देखो भाई, जनरलाइज फॉर्म की बात करते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ में। तो अभी आपने लिखा कि भाई बी डॉट डी एल, क्या लिखा था आपने कि भाई आप ये कह सकते हो जनरलाइज फॉर्म में कि भाई बी डॉट डी एल, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई प्लस आई डी, ये लिख सकते हो जनरलाइज फॉर्म। ठीक, चलो भाई, अब देखो, अब क्या है इसके अंदर, वो क्या पूछा, बस डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस एंड डिस्क्राइब ब्रीफली हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट इज एक्सप्लेन थ्रू चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। देखो भाई, जब हम किसी कैपेसिटर को चार्ज या डिस्चार्ज करते हैं तो उसी टाइम पर आपके जो फ्लक्स में होती हैं वो चेंजेस होती हैं, और फ्लक्स में अगर चेंजेस होंगी तभी प्यारे बच्चों आपको डिस्प्लेसमेंट करंट दिखेगी। ठीक है ना। जो आपके पास हम ये कह सकते हैं कि विदिन द प्लेट्स ऑफ विदिन द प्लेट्स the displacement current within the plates, the displacement current which is due to changing electric flux, due to changing electric flux during charges during चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। चार्ज और डिस्चार्ज जब हम कर रहे हैं तभी आपको मिल रही है क्या, डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, और मेंटेन कर रही है कंटिन्यूटी ऑफ द करंट। तो सीधी सी बात है, डिस्प्लेसमेंट करंट सिर्फ उसी रीजन में प्यारे बच्चों आपको मिलेगी जहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है ना, कल क्लियर है ना बात इतनी। चलो भाई, ये बात आपको समझ में आ गई। अगला क्या कह रहा है, द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। देखो बच्चों, जो आपके इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर जो आपके इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और वेव प्रोपोगेशन के भी परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है ना, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ये याद रखना। बात समझ में आ रही है मैं जो कह रहा हूं कि क्या है, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ठीक है ना। अब देखो ऑप्शन कौन सा नजर आ रहा है कि परपेंडिकुलर टू ईच अदर आर इन द सेम फेज। बिल्कुल सही है भाई, 10th का आपका सी पार्ट है। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो भाई, व्हाट ऑसिलेट्स इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 10 मेगाहर्ट्ज। देखो भाई, जो आपके पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, उनकी सेम फ्रीक्वेंसी होती है जो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की है। क्लियर है ना इतनी बात। क्या बताया मैंने कि आपके पास
जो इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव oscillate with same frequency as that of electromagnetic wave। क्लियर? इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं है? बता दो, कोई दिक्कत हो तो वही होगी जो कि आपकी ये है, यानी कि 10 मेगाहर्ट्ज। चलो भाई, क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत नहीं? बढ़िया। तो देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है ये आप समझ चुके हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक ऐसी वेव होती है जो कंसिस्ट करती हैं साइनोसोडल वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, जो एक दूसरे के राइट एंगल्स हैं और वो वेव प्रोपोगेशन के भी राइट एंगल होते हैं। क्लियर इतनी बात? पक्का? बढ़े आगे। चलो भाई, डिपिक्ट द फील्ड डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव propagating along positive x-axis with its electric field along y-axis। चलो भाई, कोई दिक्कत हो तो देखो बताओ, वरना तो डायग्राम बना रहे हैं। देखो इस तरह से आप समझो कि भाई हमने वेव प्रोपोगेशन को किस डायरेक्शन में दिया हुआ है, तो x में। y डायरेक्शन में कौन है, तो भैया y डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है और z में कौन होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, और वेव प्रोपोगेट हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं वाइब्रेशंस दिखा देता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड के। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के जो वाइब्रेशन हैं वो आपके किधर हैं, तो भैया वो आपके एक्स वाई प्लेन में दिखेंगे। और अगर मैं इसकी बात करूं तो भाई ये आपका क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है इतनी बात? ये आपका, ठीक, ये आपकी हो गई। वाई डायरेक्शंस में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, जेड डायरेक्शंस में आपका मैग्नेटिक फील्ड है और एक्स डायरेक्शंस में आपका प्रोपोगेशंस है। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का हो तो देखो बता दो, वरना तो भैया आगे बढ़ रहे हैं। चलो भाई, illustrate by giving suitable example how can you show that electromagnetic wave carry both energy and momentum। देखो भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है वो कैरी करती है एनर्जी और मोमेंटम को। अगर वो ऐसा नहीं करती तो वो क्या, देखो भाई, अब मैं, अगर आप ध्यान से सुनना बात, आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा या नहीं पढ़ा? था वो जनरेट करती हैं फोटो करंट इन फोटो सेल्स। ऐसा तभी तो हो सकता है जब उनके पास एनर्जी हो, तो कि वो एनर्जी उन इलेक्ट्रॉन्स को देंगी, और वो एनर्जी अगर वर्क फंक्शन से ज़्यादा होगा तभी वो उससे निकल पा रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो आपको फोटो सेल से फोटो करंट मिलती ही नहीं। हाँ या ना? ठीक है ना? तो हम ये कह सकते हैं कि ये तो कंफर्म है कि भाई वो कैरी कर रही है, तो हम ये कह सकते हैं इफ लाइट डिड नॉट if light didn't carry energy and momentum it would not be able to heat stuff या heat stuff up बोल सकते हो या generate बोल सकते हो, stuff up और generate फोटो करंट। ठीक है ना? अगर एनर्जी नहीं होती तो क्या वो उस इलेक्ट्रॉन को निकाल पाते? नहीं निकाल पाते। जब इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते तो भैया सिंपल सी बात है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी नहीं मिलती। कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का? बढ़े आगे। हाउ इज द स्पीड ऑफ ईएम वेव इन वैक्यूम डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। छोटा सा रिलेशन है आपके पास, क्या है? ई नॉट इज इक्वल टू होता है प्यारे बच्चों सी वी नॉट। तो आप इसकी मदद से क्या निकाल सकते हो? स्पीड निकाल सकते हो। हाँ या ना? याद रखना रिलेशन, इज इक्वल टू सी बी, आप आराम से निकाल सकते हो कि भाई पीक वैल्यू है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की, उनसे हम निकाल सकते हैं। बढ़े आगे। डू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम? तो आंसर होगा यस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैरी
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम। ठीक है, चलो भाई बढ़े आगे। क्या कह रहा भैया, इन विच डायरेक्शन डू द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ऑसिलेट्स इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेटिंग अलोंग एक्स एक्सिस। देखो बच्चों, अगर एक्स एक्सिस में प्रोपोगेट हो रही है तो सीधी सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड या तो वाई में होगा जेड में होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर देखो एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही तो हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऑसिलेट्स अलोंग वाई एक्सिस। अगर ये वाई एक्सिस है तो हम कह सकते हैं एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ऑसिलेट्स अलोंग जेड एक्सिस। ठीक है, वो जेड एक्सिस में होगा अगर वो एक्स और वाई में तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। क्लियर बात, पक्का। चलो भाई बढ़ते हैं आगे। द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय, ठीक है, इन विच डायरेक्शन इज द वेव प्रोपोगेटिंग। देखो बच्चों, जो आपको ये नजर आ रहा है ना अंदर ये जेड इस डायरेक्शन में, और अगर आपको कभी भी यहां बीच में प्लस दिखाई दे तो समझ लो निगेटिव होगा, और निगेटिव दिखाई दे तो प्लस पॉजिटिव होगा। तो हम ये कह सकते हैं पहला ऑप्शन हो जाएगा कि भैया वेव इज प्रोपोगेटिंग इन निगेटिव जेड डायरेक्शन। हाँ या ना, अगर ध्यान रखना, अगर निगेटिव है तो पॉजिटिव में और पॉजिटिव है तो निगेटिव में होगा। इन विच डायरेक्शन इज द मैग्नेटिक फील्ड। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, एक्स में, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, बाई में। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट इन बाई डायरेक्शन। क्लियर इतनी बात। द मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट इन नेगेटिव वाई डायरेक्शन। चलो भाई इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। थर्ड क्या कहता है, मतलब अगला पार्ट, राइट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पहली ट्रांसवर्स नेचर की होती हैं। सबसे पहली बात कैसी नेचर है इनकी, ट्रांसवर्स। चलो भाई ट्रांसवर्स नेचर है, ठीक है, ट्रांसवर्स नेचर है। दूसरी बात आप ये कह सकते हो कि ये द वेव्स डू नॉट कैरी एनी चार्ज, ये कोई चार्ज नहीं रखती, सिर्फ एनर्जी और मोमेंटम कैरी करती हैं। तो दीज वेव डू नॉट कैरी एनी चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता, और ये ट्रेवल करती हैं स्पीड ऑफ लाइट से। ट्रांसवर्स नेचर है, कोई चार्ज नहीं है, स्पीड ऑफ लाइट से ये वैक्यूम में ट्रेवल करती हैं, और ये एनर्जी और मोमेंटम भी रखती हैं। इतनी बात तो क्लियर है, दो लिखनी थी आपने लिख दी। बढ़े आगे, चलो भाई। ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ लीनियरली पोलराइज्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव propagating in the z direction showing the direction of oscillate electric and magnetic field। ठीक है, राइट द रिलेशन बिटवीन द स्पीड ऑफ लाइट एंड एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। चलो भाई अभी लिख देते हैं, सबसे पहले ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब देखो आपके पास जो वेव है वो किस डायरेक्शंस में है, वो जा रही है आपकी z में। तो एक में x लिया, इधर y, इधर जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर मैग्नेटिक फील्ड है, और इस डायरेक्शंस में प्रोपोगेट हो रही है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों मैं किसको दिखा रहा हूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखा रहा हूं। किसको दिखा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को। ठीक है भाई, और फिर आप किसको दिखा सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को। इस डायरेक्शन में आपने किसको शो करा है, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, इतनी बात, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल रिप्रेजेंटेशन है। बस ध्यान रखना है कि अगर जिस डायरेक्शंस में प्रोपोगेट हो रही है उसके दो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में ही इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होंगे। अब आगे क्या कहता है, बी पार्ट में रिलेशन। देखो भाई रिलेशन की अगर बात करें तो हमारे पास ई नोट इज इक्वल टू होता है सी वी नोट। ये रिलेशन अभी आया था, याद रखना, काम आएगा। सेकंड, स्पीड ऑफ द ई एम वेव इन टर्म्स ऑफ परमिटिविटी। तो छोटा सा एक फॉर्मूला है, C इज इक्वल टू 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। तो आप ये फॉर्मूला याद रखोगे, पक्का याद रखोगे ना, दोनों फॉर्मूले काम आएंगे, काम आएंगे। बढ़े आगे, चलो भाई। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द स्टेटमेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसपोर्ट मोमेंटम। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही बात है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव
wave transport momentum means electromagnetic wave incident on a material surface is either completely absorbed या partially absorbed. It will transfer both energy and momentum. ठीक है ना. इसका देखो ये आपका ये कॉन्सेप्ट आपको मिलता है रेडिएशन प्रेशर. ये एक्सर्ट कर रही है प्रेशर. अगर एक्सर्ट प्रेशर कर रही है इसका मतलब देखो प्रेशर कोई चीज़ अगर एक्सर्ट कर रहा है जिसको आप रेडिएशन प्रेशर बोल रहे हो वो तभी पॉसिबल है जब ये मोमेंटम ट्रांसपोर्ट करती हैं. तो हम ये कह सकते हैं कि ईएम वेव ट्रांसपोर्ट ईएम, तो ये आपका हाँ चलो भाई हाँ, तो क्या हो गया तो आपके पास तो जो ईएम वेव है प्यारे बच्चों, ईएम वेव ट्रांसपोर्ट momentum means that when electromagnetic wave is incident on a material surface that देखो भाई अगर किसी मटेरियल सरफेस पर इंसिडेंट करे तो या तो कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो रही है या पार्शियली, देन इट इज completely absorbed or partially. ठीक है भाई, इतनी बात है. कंप्लीटली एब्जॉर्ब और पार्शियली रिफ्लेक्टेड. ठीक, तो देखो इससे हमारा क्या पता चला, इससे ये सीधा सा होता है कि इट एक्सर्ट प्रेशर, और ये प्रेशर को एक्सर्ट कर रही है, इसका मतलब इसके पास मोमेंटम को ट्रांसपोर्ट करने की पावर है. तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसपोर्ट करती हैं मोमेंटम को. जब हम किसी सरफेस पर इसको करते हैं तो या तो कंप्लीटली एब्जॉर्ब होती है या रिफ्लेक्ट होती है, यानी कि ये प्रेशर को एक्सर्ट करती है, जिसको आप नाम देते हो रेडिएशन प्रेशर. क्लियर इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ गई बात. चलो भाई आगे बढ़ते हैं. क्या कह रहा है, राइट द एक्सप्रेशन write the expression for the speed of light in a material of medium of relative permittivity epsilon r and relative magnetic permeability mu r. देखो बच्चों ये आपका रिलेशन है. क्या होता है, देखो वेलोसिटी का रिलेशन है v इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट म्यू अपसाइलन, और म्यू का फॉर्मूला आपके पास है, म्यू आर इज इक्वल टू होता है म्यू अपॉन म्यू अपसाइलन नॉट, और अपसाइलन आर होता है अपसाइलन ओवर अपसाइलन नॉट. आप लिख सकते हो म्यू की जगह पर म्यू आर म्यू नॉट अपसाइलन आर अपसाइलन नॉट, और सी की वैल्यू मैंने अभी आप लिखी थी 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट अपसाइलन नॉट. तो आपके पास v कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, देखो इतने हिस्से को देखो, बस ये जो दिख रहा है ना इतना हिस्सा, इसको आप c लिख सकते हो. तो c अपॉन ये हो जाएगा आपका c अपॉन अंडर रूट कितना हो जाएगा म्यू आर अपसाइलन आर. तो ये छोटा सा रिलेशन है जो आप याद रखोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है. तो v इज इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन म्यू अपसाइलन, म्यू आर इज इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी एंड परमेबिलिटी ये होती है, उसकी वैल्यू रखी, तो आपके पास एक छोटा सा फॉर्मूला आ गया c अपॉन अंडर रूट म्यू आर अपसाइलन आर. कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का समझ में आ रहा है. बढ़े